चलिए लास्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उस केस के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे और किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उस नए पार्टनर के आने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट रेशो में जो है उसमें चेंजेस आएगा डेफिनेटली। क्योंकि मान लीजिएगा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे मान लीजिए हमारी जेब में 10 रुपीज है, ओनली वो 10 रुपीज ही होते हैं। उस केस के अंदर पहले ए और बी दो पार्टनर हुआ करते थे, तो पहले 6 रुपीज इसको मिलते थे और 4 रुपीज इसको हम देते थे। लेकिन सी नया पार्टनर आया है, मान लीजिएगा सी को हमने यहाँ पर 3 रुपीज के लिए पार्टनर रखा है, तो डेफिनेटली इन दोनों का हिस्सा कितना बचेगा बताओ, रुपीज 7। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ इनका जो पहले प्रपोर्शन था वो चेंज हो गया, क्योंकि पहले दो लोगों के जेब में ही इसका प्रॉफिट जाता था, बट इस केस के अंदर आपको एक न्यू पार्टनर आ गया, इसलिए यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस शेयरिंग रेशो में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। इसीलिए हम यहाँ पर निकालते न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और साथ के साथ हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि गेनिंग रेशो कैसे निकलता है और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है। इस बात की भी हमने इस सेशन के अंदर चर्चा की थी। हमने जितने भी केसेस बन सकते हैं वैसे की वैसे सारे हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के विद एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लियर किए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था आपको ओनली फॉर एक ही केस है जहां पर आपको ये याद रखना है, यदि एसआर की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कि किसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है या किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, किसने कितना कितना गेन किया है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशो के अंदर आप उसको बांट दोगे। इस बात की भी हमने चर्चा की थी। देन सेकंड हमने बात की थी वैल्यूएशन और गुडविल, और साथ के साथ हमने इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की थी। ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपल सा एकदम बहुत आसान आसान तरीके से हमने फॉर्मूलों को आपके सामने बताया था, और इसी के साथ साथ मैंने इसको ब्रेकअप भी किया था कि फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म्स हैं यूज हो रही है उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इन सब के बारे में वन बाय वन करके भी बात की थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस तरीके के यहाँ पर पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अदर देन रेशियो एनालिसिस। रेशो से रिलेटेड मिल सकते हैं, एमसीक्यू में हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, वैल्यूएशन गुडविल का भी एमसीक्यू टाइप में हो सकता है। अदरवाइज बड़े क्वेश्चन नॉर्मली स्पेसिफिक किसी कंसेप्ट पर बेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं बचती है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की भी बात की थी कि जब भी गुडविल की बात करेगी तो गुडविल के केस के अंदर आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना और याद रखना इस बात के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल का एडजस्टमेंट मिलेगा, और जब गुडविल का एडजस्टमेंट मिलेगा तो वहां पर आपको फाइनल अकाउंट के अंदर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डालना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर एक दो कंसेप्ट और हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ डिफिकल्टीज क्रिएट हो रखी हों। चलिए, कितने एडजस्टमेंट हो गए थे यहाँ पर, 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए थे। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। एक सेकंड रुको। चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बड़ी ही आसान सी बातें हैं, इन आसान आसान सी बातों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, देखो क्या है, हमारे पास जब भी हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरीके के सिनेरियो होंगे।
आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके का आपके पास दे रखा है। इफ पार्टनरशिप फर्म इफ पार्टनरशिप फर्म मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एट रिवैल्यूएशन वैल्यू या रिवैल्यूड या रिवैल्यूएशन वैल्यू। कहने का मतलब ये है, यदि पार्टनरशिप फर्म ये चाहती है कि हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने वाले हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू पे रखना चाहते हैं। किस पर रखना चाहते हैं? न्यू वैल्यू पे रखना चाहते हैं। उस केस के अंदर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या देखना पड़ेगा? देखो, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एट करंट मार्केट वैल्यू। इफ फर्म want to maintain books of accounts at old price, that is no changes in assets or liability in the value of in the value of assets and liabilities। यदि यहां पर पार्टनरशिप हम चाहते कि हम हमारी ओल्ड वैल्यू को ही मेंटेन करना चाहते हैं, हम यहां पर किसी भी प्रकार की न्यू वैल्यू नहीं चाहते, रिवैल्यूड नहीं चाहते, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर क्या होगा? यदि कंपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही मेंटेन करना चाहती है, तो प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहां पर क्या करेंगे हम? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ नहीं है, यहां पर हम एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ही लेंगे, यहां पर हम न्यू वैल्यू लेंगे, और न्यू वैल्यू में जो भी डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस को हम पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे, उसको बांट देंगे। प्रॉफिट हुआ है तो ओल्ड पार्टनर की जेब में चला जाएगा, लॉस हुआ है तो भी वो ओल्ड पार्टनर की जेब में से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, दोनों के बनाने का तरीका अलग है। बस प्रॉब्लम कहां पर है, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ऑन द रिवैल्यूएशन पर, उस केस के अंदर हम उस प्रॉफिट लॉस को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो के अंदर दे देंगे। लेकिन जब भी मेमोरेंडम की बात करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर उसका इंपैक्ट नहीं दिखाना है, एक बार हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस लाएंगे और दूसरी बार उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिलेशन पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बनाने के क्या तरीके हैं। पहले मैं इसका फॉर्मेट लेता हूं, या पहले फटाफट से मैं आपको एक ब्रैकेट के अंदर छोटा सा रूल ले लेता हूं एक। दोनों के बनाने का तरीका सेम है, तरीके में कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, या इसको हटा दो ना यार, कि बेकार लग रहा है विक्टिम बॉक्स टाइप करना। चलिए, रूल क्या होगा आपके सामने देखिए। रूल क्या होगा, ये है आपके सामने लायबिलिटी, ये है आपके सामने असेट्स। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी आपके सामने है।
ये इंक्रीज होता है या ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है या ये इंक्रीज होता है, ये सिंपल लिखा रहा हूं, आपको मैं समझाऊंगा भी इसको, है ना। ऐसा मत समझना गुरुजी समझाओगे हो नहीं, वैसे चला दिया आपने काम। इस केस के अंदर क्या करोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दोगे, और साथ के साथ डेबिट किसको कर दोगे, असेट्स को। इस केस के अंदर उल्टा होगा, यहां पर डेबिट कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और क्रेडिट कर दोगे यहां पर असेट्स अकाउंट। समझाता हूं इसके बारे में भी। देखिए, इसको थोड़ा सा अभी हम क्या करते, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिएगा असेट्स है, असेट्स की बुक वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख, और आपकी जो करंट मार्केट वैल्यू है, या कहे तो रिवैल्यूएशन जो प्राइस है इसकी, वो है 120। मुझे बताओ आपको क्या हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बोलो। प्रॉफिट ना बोलो गेन बोल सकते हैं, बोलो। जब भी गेन होगा क्योंकि आपकी असेट्स बड़ी है, बोलो, बोलो हाँ या ना, आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ी है इस केस के अंदर। एक मिनट रुको, एक मिनट बचे, एक मिनट आई थिंक हमने इसको उल्टा कर दिया है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, पूरा हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ मैं, पूरे हटा देता ना अपने बार। चल ठीक है, ठीक है, एनालिसिस करते हैं देन उसके बाद देखते हैं। अब मुझे बताओ यहां पर आपको क्या हुआ, बताओ। दो इंपैक्ट हुए हैं, गेन अराइज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। दूसरा क्या हुआ है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स। इसका मतलब ये हुआ यदि गेन हुआ है, वे क्या हो रहा है नालायक, मैं कलर चेंज कर रहा हूं चेंज ही नहीं हो रहा। जो गेन हुआ है, इसको मैं ऐसा कर लूं क्या, आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा, इसको आप नीचे ड्राफ बना लेना, ठीक है ना, मेरा थोड़ा इधर चला गया एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। गेन हुआ है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, इंक्रीज हुआ असेट्स तो असेट्स डेबिट होगा, क्योंकि जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, डेबिट। जब कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। इसका कंक्लूजन निकल कर क्या आया, असेट्स की वैल्यू बढ़ी है इस केस के अंदर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। एंड एंड है एक मिनट यार, मैं क्या लिखे जा रहा हूं, रिवैल्यूएशन को कर दोगे क्रेडिट क्योंकि गेन हुआ है, और असेट्स को कर दोगे डेबिट, बोलो हाँ ना। इसका मतलब ये केस उल्टा चला जाए, यदि ये केस उल्टा चला जाए आपके हाथ से, केस उल्टा चला जाए, असेट्स है, इसकी जो बुक वैल्यू है 1,25,000,
और करंट मार्केट वैल्यू जो है वो हो जाती है 1,20,000 की। इस केस के अंदर हमें समझ में आ रहा है लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर दो इंपैक्ट आ गए, लॉस अराइज ऑन रिवैल्यूएशन, और साथ के साथ डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू में गिरावट आ गई। इस केस के अंदर बताओ क्या होगा, लॉस हुआ है तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्योंकि असेट्स की वैल्यू डाउन हुई है तो इस केस के अंदर क्रेडिट होगा क्या, असेट्स अकाउंट। बोलो, तो ये चला जाएगा ऊपर, असेट्स डाउन हुआ है तो डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन को, एंड क्रेडिट करोगे असेट्स को। ये इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, हमें क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही मेंटेन करना है, तो इस केस के अंदर मुझे ओनली फॉर ये वाला फैक्टर ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन को क्या किया है मैंने। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। बेसिकली आपको रखना यही है इसके अंदर बात को याद, कि हम रिवैल्यूएशन के साथ क्या करेंगे। ठीक है, हम रिवैल्यूएशन के साथ क्या करेंगे, तो इस केस के अंदर इसको हम क्रेडिट करेंगे। कहां चला गया, ठीक है, इस केस के अंदर क्रेडिट करेंगे और इस केस के अंदर डेबिट करेंगे। आप चाहो तो इनको हटा सकते हो, क्योंकि यहां पर असेट्स लायबिलिटी भी आ सकती है ना। तो बेसिकली मुझे फंडामेंटली किसके बारे में सोचना है, फंडामेंटली मुझे सोचना है रिवैल्यूएशन के बारे में, क्योंकि यहां असेट्स लायबिलिटी भी होगी। इसलिए मैं सिंपली इस चीज को ऐसे खत्म कर दूं, यहां पर रिवैल्यूएशन का क्या होगा और यहां पर रिवैल्यूएशन का क्या होगा। यहां पर डेबिट होगा और यहां पर क्रेडिट होगा। आप लायबिलिटी के सेगमेंट को भी यहां पर देखोगे एनालिसिस करके, तो उसी का वही फैक्टर आएगा, आपको प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका काम खत्म। आ जाओ, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रटने वाला तरीका हो जाएगा। गुरुजी हाँ, रटने वाला तरीका होगा ये तो। ठीक है, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर बताओ क्या होगा, बाई साइड में क्या आएगा, बाई साइड में क्या आएगा बताओ। आपके पास मान लो असेट्स इंक्रीज होती है, तो इस केस में एंट्री डालोगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्राइस बढ़ती है तो यहां लिखोगे टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स,
टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बाय इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और बाय डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स। क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा टू असेट्स। ठीक है, एंट्री भी यहां से क्लियर बन के आ जाएगी। एंट्री के बारे में डिस्कशन ज्यादा मत करना मेरे से, क्योंकि आप 11 12 फाउंडेशन तीन आप लेवल पढ़ करके आए हो एंट्री के बारे में। एंट्री आपको अकाउंट का फॉर्मेट आता है, अकाउंटिंग करना, अकाउंट बनाना आता है, तो डेफिनेटली आप एंट्री को वहां से भी पिक कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा उसको भी बातें समझ में आ रही होंगी। प्रॉफिट हुआ तो यहां आ जाएगा, तो टू पीसीए में चला जाएगा। ओल्ड पार्टनर में ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर में ए एंड बी, इधर डिफरेंस आया तो इधर भी आएगा, तो इधर भी आ जाएगा पीसीए। ये भी ओल्ड में जाएगा, ए एंड बी पे डिपेंड करेगा कि आपका बैलेंस डेबिट है या बैलेंस आपका क्रेडिट है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। मैं एक बार रिवैल्यूएशन के बारे में बता देता हूं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बारे में भी। यहां पर आ जाओ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, क्योंकि अभी मुझे कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करवाना है इसमें। ठीक है, बहुत सारी बातें जो रह गई हैं अभी हमारे पास से, उनको भी कवर कराना है। चलिए, मैं इसकी फटाफट से लिख देता हूं। सेम वही चीज रहने वाली है, वाई इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय डिक्रीज इन असेट्स। सेम वही प्रिंसिपल बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। तो इंक्रीज असेट्स टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डिफरेंस आया होगा, बोलो, किधर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर भी आया होगा आप बांट दोगे। या ऐसा करो, दो फेज में कर लो इसको, दो फेज में मेरे हिसाब ज्यादा बढ़िया रहेगा ये। पहले एक बार आप डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, या फिर चलो डायरेक्ट इसको इस बार तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम। जो भी आया होगा, मान लेते इधर आया तो पीसीए याद रखना, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में जब भी मैं ओल्ड पार्टनर की बात करूंगा तो डेफिनेटली ओल्ड रेशो का ही होगा, ए एंड बी में, जिसकी जेब में जितना भी आया होगा। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन का आपने जो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ठीक है, ये इसका पहला फेज हो गया। अब आपको देखना ये है, इसका बैलेंस जो बचा है, इसका बैलेंस जो बचा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का बैलेंस आया होगा, बोलो क्रेडिट बैलेंस आया होगा। आप अब क्या करोगे, इसी ट्रांजेक्शन को सेम इधर ले आओगे, जो भी आया है मान लो इधर का आया होगा, है ना। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी
टू डिक्रीज इन असेट्स, ये इसका कैंसिलेशन है, कुछ नहीं है। बाई सेम आएगा इसका इंक्रीज इन असेट्स बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, जो भी बैलेंस आया होगा इधर का चला जाएगा इधर, और इसको अलावा, इसके अलावा ना, और ये चला जाएगा इधर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पहले क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो रखा था, अब डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको डेबिट बाय क्रेडिट कैंसिलेशन करना है। अब डिफरेंस इसका मतलब इधर आएगा बाई पीसीए। अब यहां पर लिखोगे, ध्यान रखना, अब यहां ये क्या हो गया नालायक, अब यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे ऑल पार्टनर्स, याद रखना ऑल पार्टनर्स में, इस अमाउंट को मैं अब ऑल पार्टनर्स में बांट दूंगा, ए बी और सी। और खत्म। क्लियर है? एक तरीके से देखो तो तुम्हारे पीसीए अकाउंट के अंदर दो एंट्रियां जाएंगी, एक तो ये एंट्री जाएगी और एक ये एंट्री जाएगी, बाकी का हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। और बैलेंस शीट के अंदर जो ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यू थी, वो सेम वैल्यू आपकी कहां पर चली जाएगी, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको एक तरीके का रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आता है, उस लॉस और प्रॉफिट को आप चाहो तो एक बार क्रिएट कर लो और एक बार उसको राइट ऑफ कर दो, इसका एडजस्टमेंट भी बना सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, एक तरीका और दे रहा हूं आपके लिए, बस आप इसको यूज मत करना, रहने तो कंफ्यूज हो जाओगे और आप थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा माइंड को सेट करना पड़ेगा आपको, कंसेप्चुअली आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्रिएट का हम जब भी करेंगे, जब भी मान लो कि रिवैल्यूएशन का लॉस रेज करेंगे या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रेज करेंगे, तो इसके हर बार अकाउंट डेबिट क्रेडिट चेंज होगा। सर ऐसा क्यों? यदि मान लो आपका लॉस आया पहली बार में, मैंने मान लो लॉस का केस बता दिया, तो लॉस के लिए अलग बैलेंस यूज होगा। जब भी रिवैल्यूएशन पर लॉस होगा, तो इसका मतलब क्या है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, बोलो, तो पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, और वहीं पर मान लो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, तो आपका अकाउंटिंग रिवर्स हो जाएगी। अब तो जब भी रेज करोगे तो डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये पहले इसको कंसेप्ट को देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रॉफिट लॉस हुआ वो क्या है, वहां पर थोड़ा सा चीजें बदलेंगे। अदरवाइज क्या करना, रिवैल्यूशन, क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड होगी। क्वेश्चन डिमांड जब होगी बनाने की, तो हमें फिर उधर की तरफ जाना ही क्यों है। ठीक है, अदरवाइज कंसेप्चुअल अच्छा है, आपसे एंट्री पूछी जाती है तो वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री बेस्ट होती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, उन सारे सारे क्वेश्चन से आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक नोट के थ्रू बात को समझ लो, जो आपका कंसेप्ट नंबर बोला गया है, कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर कौन सा है? 5। एडजस्टमेंट कर लो ना सीधा। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मेरी बात को समझना। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, पी का बैलेंस है, और यहां लायबिलिटी है। मान ली लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की,
ये है 2 लाख रुपए का, ये है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और ये आपके पास मान लो 7 लाख रुपए का। असेट्स भी होंगी, टोटल लगा लो जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है, ये हो गया 3 3 10 15 लाख का। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से देखिए। ये बैलेंस शीट उस दिन की है जब वो पार्टनर, नया पार्टनर आया था, एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मुझे एक बात बताओ, ये जो असेट्स और लायबिलिटीज है, बोलो, ये जो असेट्स और लायबिलिटी है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर। बोलो हाँ या ना, ये उन्हीं की है। ये असेट्स भी पुराने पार्टनर की है, कैपिटल भी उन्हीं की है, लायबिलिटी भी उन्हीं की है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये रिजर्व एंड सरप्लस किसके हैं? सर उन्हीं के हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ये भी बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in OPSR at the time of एडमिशन। बोलो, आपको नहीं लगता इनको बांट देना चाहिए? इसी चीज के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर चाहो तो आप इसको नोट कर लो, नीचे लगा के लिख लो, नोट। इफ एनी बैलेंसेज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस exist in balance sheet, then such reserve and surplus distributed in old partners in old प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। तो जो आपके जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कमाई है, उन्हीं के किए हुए पुण्य हैं, जिनका फल उन्हीं को लेना है। यदि लॉस होगा तो वो भी उन्हीं की जेब में जाएगा। बट देखना पड़ेगा जब नया पार्टनर आया है, उस दिन आपकी बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन क्या क्या पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस आए, एंट्री भी डालोगे यहां पर आकर के, एंट्री विल बी क्या होगी बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यदि लॉस है तो पीसीए अकाउंट डेबिट टू लॉस, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस का डेबिट बैलेंस है तो, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट वाला, ठीक है। ये आप एंट्री डाल सकते हो, वैसे नोट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट करना।
पार्टनर्स कैपिटल की जब ये हम एडजस्टमेंट करने की बात करेंगे तो दो पॉइंट यहां पर होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। इस केस के अंदर भी बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल। और स्टेप नंबर 3, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स एंड if any difference, then treated as withdrawal or introducing additional capital as the case may be। डिपेंड करेगा कैसे निकलेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहां पर स्पेस छोड़ा है तो लिख लो यहां पर बैलेंस ऑफ पीसीए आफ्टर ऑल। एक मिनट रुको। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है। इससे कैपिटल आ जाएगी। और यहां पर क्या करो बताओ। टोटल फर्म की जो कैपिटल आई है एवीसी इन एनपीएसआर। ठीक है। यहां के लिए मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन उठाएंगे तो उससे बात और क्लियर कर लेंगे हम। उसके लिए यहां पर हम बात क्लियर कर लेंगे। यहां पर आसान है, चाहो तो यहां की हम एग्जांपल भी दे सकते हैं इसका।
सेम कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, इसको आप एग्जाम्पल से ही समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ए एडमिट एज न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ब्रिंग कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ ₹80,000। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मैं ओनली फॉर इसी को ध्यान रख रहा हूं ना, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें ओनली फॉर इस पर ध्यान देना है, या ऐसा कह लो, इसको ऐसा ना लिख के बोल सकते हो, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की क्लोजिंग कैपिटल निकाल डालो। सॉल्यूशन देखो, सी ब्रिंग एज कैपिटल, अरे सी नहीं है मेरे भैया, ए है। कितना बेटा? 80,000 शेयर इन प्रॉफिट। मुझे छोटे से कंसेप्ट के लिए बात बताओ, आपसे कंफर्मेशन डालना है। मान लो आज जो फर्म है उसकी वैल्यू मान लेते 10 लाख है। आज ए और बी पार्टनर है। मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो समझो ये भी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर हमने सी को एडमिट किया है 1/5 के लिए। तो मुझे सिंपल सा एक बात बताओ, सी को कितने पैसे देने पड़ेंगे पार्टनर बनने के लिए? ये आज की लेटेस्ट है कैपिटल। तो बोलोगे देखो सर सिंपल सा आसान है, 10 लाख रुपए आज बिजनेस की वैल्यू है, 1/5 के लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको कितना लाना पड़ेगा गुरुजी? उसको 2 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। बोलो हाँ और ना। यदि मैं आपसे यही बात उल्टे रिवर्स गियर में पूछूं कि भैया देखो यहां पर ए और बी दो पार्टनर हैं ऑलरेडी, बोलो। इसी चीज को मैं उल्टा पूछ रहा हूं, ठीक है। ए और बी क्या है? दो पार्टनर हैं। और जो सी है 1/5 के लिए आया और कैपिटल 2 लाख रुपए लाया है। तो मुझे बताओ टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी इसका मतलब? तो गुरुजी 2 लाख रुपए था, डिवाइड बाई 1/5 के लिए लाया था, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/1, तो 10 लाख रुपए। बोलो है ना। यही चीज ऊपर दिखी हुई है, बोल रहा है कि हमने नए पार्टनर को, एक सेकंड, हमने नए पार्टनर को 1/5 का हिस्सा दिया है, और उस 1/5 के लिए ये हैंग कैसे हो रहा है यार? और हमने 1/5 के लिए उससे 80,000 रुपए लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हुई बताओ? हैंग क्यों हो रहा है? देयर फोर ₹80,000 फॉर 1/5 शेयर, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी, कितनी हुई बताओ?
80,000 डिवाइड बाई शेयर ऑफ सी, जो नया पार्टनर है, 1/5। इसका मतलब 80,000 मल्टीप्लाई 5/1, तो कितना हो गया? 4 लाख। तो यहां पर आप देखोगे कैपिटल ऑफ इच पार्टनर क्या होगी बताओ? एक सेकंड, हैंग हो रहा है बेटा ये ना। क्या होगी? 4 लाख NPSR। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहां से आगे हम क्वेश्चन ही निकालेंगे। कंसेप्ट क्लियर है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब जितने हो सकते हैं 5 6 7 8 10 क्वेश्चन, हम सारे सारे क्वेश्चंस को भी यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे आपको इसी के सेकंड पार्ट के अंदर, जो आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। थ्योरेटिकल बातें हमने सारी खत्म कर ली हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और हम आगे चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।